बजट पेश होने में अब चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में हर सेक्टर से वित्त मंत्री की उम्मीदें हैं। कमोडिटी सेक्टर भी अपनी डिमांड लेके खड़ा है। हमारे खास जो बजट उम्मीदें कमोडिटीज में, आज हम इसी पर करेंगे बात। एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसके अलावा एग्री कमोडिटीज में एडिबल ऑयल की भी बात होगी। जानेंगे तेल तिलहन सेक्टर की वित्त मंत्री से क्या डिमांड है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई, नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड डॉक्टर हनीश कुमार सिन्हा और इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। एमजे खान भी हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में पैनल में जुड़े हैं। मिस्टर खान, आपने सुना कि बाकी पैनलिस्ट ने क्या कहा कि काफी सारे मुद्दे यहाँ पर हैं जिनके ऊपर सरकार को अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जब हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या फिर वेयर हाउसिंग की बात होती है, किसान के लिए इनपुट कॉस्ट की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, इन मुद्दों पर आपको लगता है सरकार की तरफ से कुछ आ सकता है? देखिए, इनपुट में तो बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से नहीं होने जा रहा है, इसलिए कि इनपुट्स को अगर आप देखें तो सीड्स करीब 90% प्राइवेट सेक्टर में है, फर्टिलाइजर 95% प्राइवेट सेक्टर में है, क्रॉप प्रोटेक्शन 100% प्राइवेट सेक्टर में है, फार्म मशीनरी करीब 100% प्राइवेट सेक्टर में है। तो वाटर सिस्टम जो है, कैनाल को छोड़ दीजिए, लेकिन जो वाटर एप्लीकेशन सिस्टम है प्राइवेट सेक्टर में है। इसमें सिर्फ एक जीएसटी का मुद्दा बचता है कि किसी में जीएसटी हाई है, किसी में कम है, तो उस पे एक व्यू भले आ सकता है। बाकी इनपुट सेक्टर में कुछ करने को नहीं है। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, पब्लिक सिस्टम और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक ज्वाइंट कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रमोट करने का एजेंडा इस बार हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में बात हुई थी कि अगर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाना है और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ानी है तो दो चीजों पे, एक टेक्नोलॉजी और एक मैन पावर, दो पे बड़ा डिटेल प्रेजेंटेशन था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में मैं भी बैठा था, उसमें केपीएमजी की तरफ से प्रेजेंटेशन था, फिर फिक्की और सीआई ज्वाइंट प्रेजेंटेशंस थे, तो उसमें इस चीज पे जोर दिया गया था। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर का बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये तीन चीजें इन ऑर्डर टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के हिसाब से। डॉक्टर खान, जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भरता के ऊपर के हिसाब से यहाँ पर बजट में काफी कुछ आ सकता है, और जिस तरह से सरकार की तरफ से दलीलें आ रही हैं या स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये बजट इतने डेकेड्स में सबसे बेहतर होगा, ऐसा बजट नहीं देखने को मिला होगा, तो क्लियरली काफी सभी सेक्टर्स की यहाँ पर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर, स्पेशली विद इलेक्शंस आगे जाकर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, अनसर्टन है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। जैसे आपने कहा, आप काफी सारी मीटिंग्स में भी यहाँ पर एज अ पार्टिसिपेंट यहाँ पर थे, तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और जिस तरह का ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जिस तरह की हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है काफी सारी कमोडिटीज पे, तो क्या काफी कुछ वहां देखने को मिलेगा? मुझे लगता है ट्रेड को बढ़ाने का सबसे बड़ा एजेंडा है, और इसलिए कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। कोविड के पीरियड में अगर आप देखें तो सिंगापुर से कोई 300% 3 महीने में ग्रो कर गया था, और हांगकांग से कोई 1000%। तो क्वेश्चन ये था कि इन दोनों कंट्रीज की कैपेसिटी नहीं इतना एक्सपोर्ट इंडिया को बढ़ाने की। जरूर ये चाइना का मटेरियल जो है वो हाई सी से ही डाइवर्ट हो रहा है यहाँ पर। तो किस तरीके से इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़े, प्रोडक्शन में बढ़े, ताकि एक्सपोर्ट हमारा बढ़े। इनफैक्ट 4 पॉइंट एजेंडा जीओएम की बैठक में डिस्कस हुआ। एक, कैसे ग्लोबल कैपिटल को मोबिलाइज किया जाए इंडिया के फेवर में, जबकि चाइना के लिए एक ओपिनियन थोड़ी सी एडवर्स बन रही है। तो नंबर 1, मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल कैपिटल टू लैंड इन इंडिया। नंबर 2, कि कैसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाए, उस पर क्या क्या करने की जरूरत है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस और आत्मनिर्भर भारत का जो एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में उसको जोड़ने का। इसका मतलब कि कॉम्पिटिटिवनेस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाने के लिए आपको कैपिटल भी अट्रैक्ट करनी है, मैन पावर क्रिएट करना है, ट्रेन करना है, और जहां मटेरियल की बात है उसकी भी एक सोर्सिंग सिस्टम इन प्लेस करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की जरूरत है। और चौथा एरिया ये था कि किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर सकें। तो इंपोर्ट्स रिड्यूस करने के लिए अगेन जरूरत है अपने वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्शन बढ़ाने का, और एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में दलहनों का जो है, ऑयल सीड्स का, वो एक सबसे बड़ा एजेंडा बैठता है, जिसमें हम लोग 17,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। दैट इज द ओनली कमोडिटी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर हमारे इंपोर्ट होता है। अदरवाइज अगर आप एग्रीकल्चर ट्रेड देखें तो हम लोग कोई $39 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, मोटा मोटा 40 का मान लीजिए, और $20 बिलियन का ब्रॉडली इंपोर्ट करते हैं। तो वी आर इन सरप्लस, डबल एक्सपोर्ट करते हैं।
तो सिर्फ ऑयल सीड सेक्टर का प्रोडक्शन के लिए हो सकता है कोई बड़ी स्कीम ऑयल सीड के लिए डाली जा सके, खास करके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट। तो एक नोट हमने भी सर्कुलेट किया था कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट के फार्मर जो एजिटेट कर रहे हैं और गेहूं धान इनकी ईयर आफ्टर ईयर प्रॉब्लम होती है प्रोक्योरमेंट की, तो अगर इसमें ऑयल सीड का प्रोडक्शन इंसेंटिवाइज कर दिया जाए विद एश्योर्ड बाईबैक, तो मुझे लगता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कुछ हद तक फार्मर्स के ग्रीवांसेस एड्रेस हो सकते हैं, और इस एरिया में पर्टिकुलरली प्रमोट करने की जरूरत है ताकि इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हो, फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो कम हो, और इन किसानों की डाइवर्सिटी की वजह से गेहूं धान का लोड सरकार पे न बढ़े ज्यादा।